चलिए दोस्तों, हम लोग अपना एपिसोड नंबर 10 प्रैक्टिस नंबर 10 एडुटेरिया का प्रैक्टिस सीरीज हम लोग कर रहे हैं अभी, जो 5000 प्लस क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है समान अध्ययन ऑल स्टेट पीसीएस बीएसएससी बीपीएससी रेलवे बैंकिंग और बिहार दरोगा सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग कर रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 नंबर प्रैक्टिस। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो भाई साहब किसका था? अकबर का था। अबुल हसन किसका था? अकबर का था। लेकिन अगर ये में क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो चित्रकारी का स्वर्ण युग जो बोला जाता है वो जहांगीर के काल को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिएगा, इसमें जो बांग्लादेश या मेघालय, त्रिपुरा, असम किससे मिलती है नहीं बोल रहा है, मतलब इसमें मिलती है, किसका किसका मिलता है, तो किसका किसका मिलता है? तो इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम चारों का मिलता है। आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले पश्चिमी घाट की, ठीक है ना, और नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, उसके बाद से अन्नामालाई पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में हो जाएगा, एकदम ए नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। सबसे दक्षिण में जो है इलायची की पहाड़ी, जो कांडेरम पहाड़ी कहते हैं, जो केरल में स्थित है। चलिए, भगवान महावीर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में। याद रखिएगा, कह रहा है कि भगवान महावीर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। वर्ष मतलब कि जो बारिश होता है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं, मतलब एसिडिक रेन की संज्ञा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5.5 या उससे कम। 5.5 पॉइंट से कम, 5.5 से कम या 5.5 जब होगा तो क्या हो जाएगा? वर्षा जल को हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था भाई साहब? जुलाई अगस्त के 1946 के टाइम पीरियड में हुआ था। संविधान सभा का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो याद रखिएगा कि भाग 3 को मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में जाएगा तो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226, जो रीट जारी करता है 5 प्रकार के, आदमी डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, तो कौन थे प्रमुख नेता भाई साहब? आपको पता ही है कि राजकुमार शुक्ल थे। गांधी जी को आमंत्रण किया था 3 कठिया प्रणाली के लिए चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो भैया सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो किस धातु का खनिज है? यूरेनियम का। याद है, कार्नेटाइट जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के तो भाई लिनियस है, याद रखिएगा। कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो भाई साहब 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 7वां। कह रहा है किसी भी संशोधन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे कि कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले, 2 साल पहले आनंदीबेन पटेल जो थी, मध्य प्रदेश की भी थी और उत्तर प्रदेश की भी थी राज्यपाल। तो वही बात कह रहा है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल करता है। राज्यों में जो होता है ना, पंचायतों जो वित्तीय स्थिति जो होती है उसको पूर्वावलोकन करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो उसको कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे आइए बढ़ते लोग। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? भाई लक्ष्मण सेन के थे, याद रखिएगा।
और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, जो कि दरबारी कवि किसके थे? लक्ष्मण सेन के थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था। हंटर कमीशन में जो था ना, प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था। आइए 17 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। याद रखिएगा, 244 अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित 244। आइए, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है, ना कि उप मुखिया को देता है या विकास पदाधिकारी को देता है, जिलाधिकारी होता है। किसको देता है भाई साहब? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है ना। पंचायत मतलब जो भी मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का, वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो रूस जो है भू आवेशित नहीं है, बाकी ये लोग हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो याद रखिएगा, किसके दौरान? प्रथम के अनुसार, ठीक है ना। प्रथम के अनुसार, प्रथम बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की है। विनय पिटक में उसका जो भी है क्या लिखा हुआ है, उसके संघ के नियम कानून है। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस में कुल कितने प्रांत सरकारें बनाई गई थी? तो भाई साहब 8। याद रखिएगा, 37 में जो चुनाव हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 37 के बाद तो 8 प्रांतों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो भाई साहब बिडल एवं टैटम के द्वारा, है ना। कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिडल एवं टैटम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो इरेप्सिन, माल्टोज, लाइपेज, सुक्रोज। तो इरेप्सिन जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? इसमें पॉप्लीपैड को एमिनो अम्ल में बदलता है, एकदम सही है, ये हो जाएगा 3 नंबर आपका। चलिए माल्टोज, ये हो जाएगा माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ये 1 नंबर हो जाएगा। लाइपेज का जो हो जाएगा आपको शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, ये हो जाएगा 2 नंबर। और जो बच गया है ना सुक्रोज को सुक्रोज फ्रुक्टोज में बदल देता है, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है 23 का। चलिए 24 में आते हैं। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भाई साहब किसने दिया था? इसमें रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और बोर है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा भैया? जॉन डाल्टन ने दिया था। याद रखिएगा। धान से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। आइए आगे बढ़ते हम लोग। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए बढ़ते। विटामिन B1, B3, E और K, इसका साइंटिफिक नेम पूछ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा, तो बताते हैं आपको इसका आंसर, है ना। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, B3 को, E को और K को क्या बोलते हैं? देखिए, तो K को, है ना, फिलोक्यूनिन बोलते हैं, 1 नंबर। चलिए आगे, उसके बाद से विटामिन ई को क्या बोलते हैं? तो टोकोफेरॉल बोलते हैं, मतलब 4 नंबर। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? एक, ठीक है। चलिए B3 को क्या बोलते हैं? तो आपको निकोटिन अमल बोलते हैं, 2 नंबर। अच्छा, अब आएगा B1 को क्या बोलते हैं? तो बच गया मेरा थायमीन, तो थायमीन बोलते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा अपना 1। आइए, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो भाई ध्वनि का जो निर्वात में 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए, निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करती है, प्रकाश गमन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतान में पुरुष की वर्णता होने की संभावना है कितनी %? 0%, क्योंकि भाई साहब पुरुष वाहक नहीं होता है। कौन वाहक होता है? महिला वाहक होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है?
तो भैया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, आगे आइए, है ना। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति वन, पतझर वन, इसको मिलान करना है कि कहाँ कहाँ क्या कैसे होता है। चलिए, उष्णकटिबंधीय वन सुंदरबन से मिलता है, एकदम सही है, इसका 1 से 1 मिलान सही हो जाएगा, ठीक है। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है, एकदम सही है। कच्छ वनस्पति वन, हाँ साइलेंट वैली हो जाएगा इसमें। आइए, पतझर वन राजस्थान के क्षेत्रों में हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 30 और 31, थोड़ा मिलान सही नहीं हो पाया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार आप लोग। कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, तो साइलेंट वैली वन हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ा गया है। शंकु वृक्ष वन, तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एकदम ये सही है मिलान, ठीक है ना। कच्छ वन, तो कच्छ वन जो आपका मिलेगा कहाँ, सुंदर के वन के क्षेत्रों में। सॉरी दोस्त, हाँ। पतझर वन आपका मिलेगा किन क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका 4, 1 का 4, हाँ 2 का 2, 3 का आपका हो जाएगा 1 सुंदरवन और पतझर हो जाएगा 21 का 4 डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। बिहार का कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है नेपाल की सीमा को, तो आइए आपको बता देते हैं एक तरीके से कौन कौन सा जिला होता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जिला क्या होता है, टच करता है, ठीक है। इसमें पश्चिमी चंपारण सही है आपका, हाँ पूर्वी चंपारण सही है, इसमें दरभंगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं करेगा टच। चलिए, पूर्वी चंपारण सही है, पश्चिमी चंपारण सही है, सहरसा सही है, गोपालगंज सही है, गोपालगंज सॉरी गलत है, गोपालगंज आपका इसमें टच नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें सारा टच कर रहा है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। पखुई वन जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ है पखुई, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। पखुई वन जीव अभयारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र या संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषक के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था करती है ज्यादा सुरक्षा की, पता है ना। महलवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी, 3 व्यवस्था लाया गया था, है ना। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, तो मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। रैयतवाड़ी लाया गया था आपका रीड एंड मुनरो को द्वारा लाया गया था, ठीक है। और जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, जमींदारी आप बोलिए आप अस्थायी बंदोबस्त, ये लाया गया था कर्नवालिस के द्वारा, ठीक है दोस्त। और इसमें कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, 1793 में लाया गया था ये कर्नवालिस के द्वारा, ये 1822 में लाया गया था मैकेंजी के द्वारा, ठीक है ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए अच्छा था कि इसका एक बार हम समझा देते क्यों अच्छा व्यवस्था, इसमें किसों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि जमींदारी व्यवस्था में था ना कि इसमें अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो जमींदारों को बोलते थे कि भैया आपको किसानों से लगान वसूल करना है, और ये कितना वसूल करेंगे ये तय नहीं होता था। जमींदार इन पे बोझ डालते थे कि भैया आपको इतना लगान देना है, इतना लगान देना है, तो ये कभी कभी घाटे में चले जाते थे, किसान को इसमें घाटा होता था, है ना। उसके बाद फिर क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था में। महलवाड़ी व्यवस्था में था कि एक पूरे गांव या महल को व्यवस्था को मुखिया एक नियुक्ति होती थी, और मुखिया क्या होता था, ब्रिटिश को लगान देता था, तो इसमें भी ये लोड होता था महलवाड़ी व्यवस्था में। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि डायरेक्ट ब्रिटिश, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं, और कृषक मतलब किसान, ये बीच में कोई बिचौलिया नहीं, ये दोनों के बीच में होता था क्या, आदान प्रदान अपना कर की भूराजस्व व्यवस्था का डायरेक्ट। इसलिए किसानों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन होता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था होता था। अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सहायक संधि विलेजी द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित हुए थे, तो याद रखिएगा नहीं हुए थे, बाकी सब तो हुआ ही था, सम्मिलित कौन नहीं हुआ था सहायक संधि में, तो होलकर नहीं हुआ था, है ना। भोसले हुआ था, पेशवा हुआ था, सिंधिया हुआ था। इसका एक ट्रिक भी आपको कई बार बता चुके, एक बार और जान लीजिए। हाँ, HMTAAPBS, बहुत अच्छा ट्रिक है। हाँ, 1798 में, 1799 में, 1799 में, 1801 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में लगातार कंटिन्यूअस इसको ऐसे हड़पा था।
1798 में इसको हड़पा था हैदराबाद को, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में, 1801 में अवध में, 1802 में पेशवा को, भोसले को 1803 में और 4 में सिंधिया को 1804 में। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रख लीजिएगा सहायक संधि का विलेजली द्वारा कि कब कब कैसे कैसे किसके द्वारा किया गया था। चलिए, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद प्रघोत नहीं रहे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा। बहुत शासक से अशोक थे ही, कनिष्क तो चौथे में थे, अशोक तृतीय में थे, प्रसेनजीत भी था ही, ये दोनों अध्यक्ष बने थे एक बार। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो भाई साहब गुप्त काल में बनाई थी या कुषाण काल में बनाई गई थी या गुप्तोत्तर काल में, सातवाहन में? तो गुप्त की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी, याद रखिएगा। अब भूमि स्पर्श बोलेगा तो गुप्त काल में। किस राजवंश से सर्वाधिक सोने सिक्के चलाए थे? देखिए, सोने सिक्के चलाए गए थे, शुद्ध सोने सिक्के चलाए गए थे, ये सब बहुत अलग अलग क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक सोना बोलेगा तो गुप्त वंश, सर्वाधिक शुद्ध बोलेगा तो कुषाण। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? 40 नंबर ये बोल रहा है। तो हिंदुओं पे लगाया गया कर सम्मिलित है, एकदम सही है, उसको जजिया कर बोलते थे। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला कर उसको जकात बोलते थे, ठीक है ना। युद्ध में लूटा गया खुम्स बोलते थे। मुस्लिमों द्वारा जाने वाला कर खराज बोलते थे। नहीं भाई साहब, उसको गलत हो गया। चलिए, निकोलस कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलस कोंटी जो था वो इटली का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है? तो संगम वंश का रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो मैलेकाइट नहीं है, मैग्नेटाइट है, सिडरेटाइट है, हेमाटाइट है, लेकिन मैलेकाइट नहीं है। चलिए, राइट टाइट है लेकिन टाइट नहीं है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं, है ना। कह रहा है हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? तो भाई साहब याद रखिएगा, चतुष्फलीय होता है। हीरे का आकार चतुष्फलीय होता है, याद रखिएगा। हीरे का आकार कैसा होता है? चतुष्फलीय होता है। 45 नंबर में एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो भाई साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया था? तो भाई साहब गॉटफ्रीड हैबलर ने, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, है ना, बहुत इजी को, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। दादा साहब फाल्के जो हो जाएगा सिनेमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका ज्ञानपीठ हो जाएगा, जो हो जाएगा साहित्य से हो जाएगा, ठीक है। भटनागर पुरस्कार हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र से हो जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद से अर्जुन पुरस्कार खेल से हो जाएगा, पता ही है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 47 का बी। निम्न में से, आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन के साथ, फिर छाटते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो भैया कौन सी नहीं होती है? तो सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलज, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, कौन कौन नहीं होती है? तो सिंधु तो भाई होती नहीं है, ठीक है। आगे सतलज भी नहीं होती है, झेलम और चिनाब होता है, नहीं होती है पूछा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, नहीं होती है पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो एंटानारियो है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो भैया पश्चिम बंगाल का नगरीकरण का सबसे निम्न स्थल है। और बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं सीरीज को, और एक एक बार रिवीजन करेंगे, हमेशा देखते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हम लोगों का जीके जीएस, क्योंकि इसमें 5000 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का इसमें समाहित किया गया है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और बाकी हम लोग अगला सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।